आज का हमारा मूवी का टॉपिक थोड़ा अलग था और इस टॉपिक को मैं पर्सनली आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकता है और इन द एंड वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है सियोन नाम के एक मिडिल एज पर्सन से जो अपने घर में आकर ड्रिंक करने लगता है और पास ही के वॉल में से किसी के लंबे से बाल लटक रहे थे। उन बालों को देखकर सियोन थोड़ा इमोशनल होता है। तभी क्योची नाम का एक लड़का सियोन के बेड के नीचे से निकलता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर सियोन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। क्योची उससे उन बालों के बारे में पूछता है कि क्या ये बाल उसकी बेटी के हैं, लेकिन सियोन के मुताबिक उसकी तो कोई बेटी नहीं थी, उसके सिर्फ 3 बेटे थे। तभी क्योची की बातों से हमें पता चलता है कि सियोन की वाइफ को एक बेटी होने वाली थी, लेकिन उसकी वाइफ ने अबॉर्शन करवा लिया था। सियोन को अपने होने वाले बच्चे से काफ़ी अटैचमेंट था और उसे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन वाइफ के अबॉर्शन के बाद में सियोन काफ़ी दुखी रहने लगा था। इसलिए उसने उस लड़की के हेयर को अपने पास में रख लिए थे जो कि उसकी बेटी को रिजेंबल करते हैं। साथ ही हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में ये दोनों किसी रियल वर्ल्ड में नहीं है, दोनों की स्पिरिट एक ड्रीम वर्ल्ड में है। रियल वर्ल्ड में सियोन कई सालों से कोमा में है और क्योची में एक ऐसी पावर थी जिससे वो अपनी स्पिरिट किसी भी पर्सन के ड्रीम में ले जाकर उस पर्सन से बात कर सकता था। सियोन की फैमिली ने इसलिए क्योची को हायर किया था ताकि वो सियोन के ड्रीम में जाकर उसकी स्पिरिट को कन्विंस करे वापस उसकी बॉडी में आने के लिए, ताकि रियल वर्ल्ड में सियोन कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन सियोन की स्पिरिट वापस अपनी बॉडी में जाने के लिए रेडी नहीं थी। उसके मुताबिक उसकी फैमिली को सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से ही प्यार था और अपने फायदे के लिए वो उसे ठीक करना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी बेटी की याद में एक ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहता था और वापस अपनी बॉडी में नहीं जाना चाहता था। क्योची उसे वापस ले जाने के लिए कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सियोन वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता है। तब तक क्योची की स्पिरिट का भी ड्रीम में रहने का टाइम खत्म हो चुका था और उसे वापस से रियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का रास्ता पानी से दिखाया गया है। क्योची की स्पिरिट पानी में डूब रही थी, मतलब कि वो ड्रीम वर्ल्ड में से रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी में आ रही थी। अब जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सियोन की मौत हो चुकी है, मतलब कि सियोन की स्पिरिट ने पूरी तरीके से रियल वर्ल्ड से अपनी बॉडी को छोड़ दिया है ताकि वो अपने बेटे की स्पिरिट के साथ में रहे। साथ ही क्योची एक बात नोटिस करता है कि सियोन की मौत से उसकी वाइफ या फिर उसके बेटे को कोई दुख नहीं था। उनको दुख तो सिर्फ इस बात का था कि अब सियोन की प्रॉपर्टी का क्या होगा, उन्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सभी उसके बारे में बुरा ही कह रहे थे। सियोन के लिए उन लोगों की बातें सुनकर क्योची को बहुत ही बुरा लगता है। तब सियोन का बड़ा बेटा क्योची को उसकी फी देकर उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले क्योची को उन सबके फेस में एक डेमोनिक रूप दिखाई देता है जो देखकर क्योची बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद हम जापान के कुछ डिप्रेस्ड लोगों की बातें सुनते हैं जो कि सुसाइड करना चाहते थे। सभी काम में बहुत ही बिजी थे, लेकिन अपनी बात शेयर करने के लिए उनके पास में कोई भी नहीं था और लोनलीनेस उन सभी के लिए मौत का कारण बनता जा रहा था। वो सभी सोचते थे कि सिर्फ मौत ही उन्हें लोनलीनेस से आज़ाद कर सकती है। इसी दौरान हम यूकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी इंसान से फ़ोन पर बातें कर रही थी। वो एक ब्रिज पर थी और फ़ोन वाले आदमी को वहाँ पर बुला रही थी एक साथ अपनी जान लेने के लिए, क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी जान देने वाले थे। यूकी तो अपने साथ में कैची भी लेकर आई थी, लेकिन वो चाहती थी कि पहले वो आदमी खुद को मारे और फिर वो अपने आप को मारेगी। अगर उसने खुद को मार लिया और वो इंसान पीछे हट गया तो क्या होगा। यूकी बस अकेले ही मरना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हम उस आदमी को उसके घर में देख पाते हैं जो कि एक चाकू को अपने पेट में घुसा लेता है। फिर वो ये बात यूकी को बताता है, जिसके बाद में यूकी भी खुद को मारने के लिए उस कैची को निकाल लेती है। पर वो खुद को मारती उससे पहले कोई अनजान शक्ति उसके पास से होकर गुजरती है। वो चीज़ पास के पुल से टकराता है और उसमें से उसका खून लग जाता है। फिर वो चीज़ स्टेयर के नीचे गिर जाती है और हर तरफ उस चीज़ का खून लगा हुआ था, लेकिन वो चीज़ यूकी को नजर नहीं आ रही थी। इन सबसे डरकर यूकी वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है और वो चीज़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यूकी अपने घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि तभी वो चीज़ उसके पैर पर चाकू से वार करती है, जिससे कि यूकी के पैर में बहुत गहरा कट लग जाता है और उसमें से बहुत ही खून निकलने लगता है। किसी तरह यूकी अपने घर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और डोर लॉक कर लेती है। फिर वो अपने रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है, लेकिन वो चीज़ किसी न किसी तरीके से उससे घर में घुसी जाती है और एक चाकू से यूकी पर वार करके उसे जान से मार देती है। अब अगले दिन एक न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काइको को यूकी का केस दिया जाता है। ये केस काइको के लिए बिल्कुल नया था और इससे पहले वो पुलिस में थी, लेकिन उसने कभी भी क्राइम सीन को स्टडी नहीं किया था। फिर भी यूकी की बॉडी को एक ही बार देखकर वो बता देती है कि उसने अपनी जान नहीं ली है, बल्कि ये एक मर्डर है। यूकी की पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और उसको बहुत ही ब्रुटली तरीके से मारा गया था और कोई भी खुद को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन उनके बॉस ओइशी का कहना था कि ये आत्महत्या है, क्योंकि घर के दरवाजे अंदर से लॉक थे, मतलब कि कोई भी घर के अंदर नहीं घुसा था, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और ऊपर से यूकी वहाँ पर अकेली रहा करती थी। लेकिन डिटेक्टिव वाका इन सब में काइको का साथ देते हैं। उसके मुताबिक नेबर ने यूकी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी
और अगर उसने खुद की जान ली होती तो क्यों चिल्लाती, और उसके पास से कोई नोट भी नहीं मिला था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि लास्ट टाइम पर यूकी ने किसी 0 नंबर पर कॉल किया था और उससे बहुत देर तक बात की थी, और ये 0 नंबर उसी इंसान का था जिसने यूकी के साथ में अपनी जान ली थी, क्योंकि लास्ट टाइम तो उसी इंसान ने यूकी से बात की थी। अब इन चीजों को देखकर फाइल बंद नहीं होती है और केस पर इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। डिपार्टमेंट के लोग भी काइको को इस केस का हेड बना देते हैं, क्योंकि उसका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था और उसने पहले भी बहुत केस सॉल्व किए थे। उसी रात को हम जिन नाम के एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही डिप्रेस्ड था, और फोन पर अपनी वाइफ एरी से वो मरने की बात कहता है, लेकिन एरी उसकी बातों को मजाक में लेती है और घर आने को कहती है। घर जाने से पहले जिन किसी इंसान से कॉल पर बात कर रहा था जो उसके साथ फोन पर बातें करते हुए मरने की बातें कर रहा था। ये बातें बिल्कुल उसी इंसान की तरह थी जो इंसान यूकी से मरने की बात कर रहा था। अब एनीवेज जिन को उस इंसान की बातें अच्छी लगती है और उसे अपने मरने के टाइम पर किसी दोस्त की कंपनी चाहिए थी और उसने मरने का मन बना लिया था। फिर रात को सोने से पहले जिन अपने पिलो के नीचे एक चाकू रखता है और सो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद हम उसे एक बिल्डिंग के अंदर खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। खाना खाने के बाद में वो अपना गला काटकर सुसाइड वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं नजर आता है और ये आवाज़ हर तरफ से उसे सुनाई दे रही थी। वो उन्हीं आवाज़ों का पीछा करते हुए बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सी साइकिल रखी गई थी। तभी अचानक कुछ साइकिल अपने आप गिरने लगती है और इसी दौरान कोई चीज़ जिनके पेट पर चाकू से वार करता है और उसका खून निकालने लगता है। ये वही इनविजिबल फोर्स थी जिसने यूकी को मारा था, और अब वो यूकी की तरह जिन पर भी अटैक कर रहा था, जिससे कि जिन की इंटेस्टाइन बाहर निकल आती है। और इस दौरान जिन अपने सामने किसी इंसान को देखता है और अचानक जिन का गला अपने आप कट जाता है और उसमें से खून निकल लगता है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि जिन किसी बिल्डिंग में ही नहीं, वो तो अपने घर में अपनी वाइफ के पास में अपने बेड पर सो रहा है, और ये सब वो सपना देख रहा था। और उसी सपने के चलते वो नींद में ही चाकू से अपने आप को बुरी तरीके से हार्म कर लेता है। इतने ब्रूटल तरीके से खुद को मारते हुए देखकर उसकी वाइफ एरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत पुलिस को वहाँ पर बुलाती है। कुछ देर के बाद में काइको और पुलिस की टीम वहाँ पर आती है। काइको तो जिन की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड थी। उसकी बॉडी बिल्कुल यूकी की तरह खून से लथपथ थी। वाकई जिन की वाइफ एरी से बात करने जाती है। एरी का तो ऐसा कहना था कि उसे जिन के डिप्रेशन और खुद को मारने के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन खुद को इतने ब्रूटल तरीके से मार लेगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भयानक नाइटमेयर में कैद है और उसके ड्रीम में ही किसी ने उसके ऊपर अटैक किया है। अब ओइशी तो इस केस को तुरंत क्लोज करना चाहता था, क्योंकि एरी ने जिन को अपने सामने ही खुद को मारते हुए देखा था। लेकिन वाका और काइको ने इस केस को फिर से मर्डर से जोड़ दिया था, क्योंकि जिन ने भी मरने से पहले यूकी की तरह 0 नंबर पर ही कॉल किया था और उसने भी मरने से पहले किसी से बातें की थी। मतलब कि दोनों मर्डर के कनेक्शन एक दूसरे से थे और दोनों के किलिंग का तरीका भी एक जैसा ही था। फिर अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट 0 नंबर को ढूंढने के पीछे पड़ जाता है, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और कुछ ऑफिसर के मुताबिक उस इंसान ने यूकी और जिन के साथ में माइंड गेम खेला होगा और उन्हें अपनी जान लेने के भड़काया होगा, और ये भी एक तरीके का मर्डर ही था। तब उनमें से काइको एडवाइस देती है कि उनमें से किसी को खुद की जान लेने का बहाना बनाकर 0 नंबर वाले इंसान को कॉल करना चाहिए और उससे बात करना चाहिए, तभी उन्हें कोई लीड मिलेगी और तब वे लोग उस किलर को पकड़ पाएंगे। लेकिन डर के मारे उनमें से कोई भी कॉल करना नहीं चाहता था और ओइशी इस प्लान को बेकार कह रहा था। तभी वाका सभी को यूकी और जिन के आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जहाँ पर दोनों इस इंसान से खुद को मारने के लिए हेल्प मांग रहे थे। ये सब देखकर डिपार्टमेंट का एक इंसान काइको को नेट में डिटेक्टिव की हेल्प लेने को कहता है, जो कि लोगों के ड्रीम में जाकर उनकी स्पिरिट से बातें करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और यहाँ पर ये लोग क्योजी की बातें कर रहे थे। ये सुनकर काइको और वाका क्योजी के घर जाते हैं उससे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसकी हालत किसी डिप्रेशन के कारण बहुत ही खराब होती है। वो हर बार अपनी स्पिरिट को किसी न किसी ड्रीम में भेजता था और वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहता था। जो नेबर्स उसकी फिक्र करते थे, वे लोग बहुत मुश्किल से उसे नींद से जगाकर उसकी स्पिरिट को वापस बुलाते थे। इस बार भी नेबर किसी तरह क्योजी को बचा लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद में काइको और वाका उससे बात करने जाते हैं। वाका इस केस को लेकर क्योजी से हेल्प मांगता है ताकि वो अपने ड्रीम में उस किलर का पता लगा पाए और उन्हें उसके बारे में बताएं। लेकिन क्योजी उन्हें कुछ जवाब नहीं देता है। उल्टा वो काइको के ऊपर पानी फेंक कर उसकी इंसल्ट करता है, जिसके बाद में वाका और काइको वहां से चले जाते हैं। पर जाने से पहले काइको ने क्योजी के पास अपना नंबर छोड़ दिया था। फिर कुछ देर के बाद में पुलिस स्टेशन में ओइशी 0 नंबर पर कॉल करता है ताकि वे लोग खुद को मारने का झूठा बहाना लेकर उस किलर को पकड़ सकें, लेकिन उस समय कोई भी उस कॉल को नहीं उठाता है। फिर उसी रात काइको को बार बार यूकी और जिन के डेड बॉडी की हालत याद आती है और अचानक से रेड फ्रॉक पहने एक लड़की उसको टच करती है। वो शॉक्ड होकर अपने पास में देखती है तो लड़की उसके पास में नहीं थी, बल्कि वो लड़की उसके सामने नीज पर चलते हुए आ रही थी।
पर यह बस काइको का एक बुरा सपना था और यहाँ पर हमें उस लड़की के फेस को नहीं दिखाया जाता है। तभी काइको को क्योची का कॉल आता है, जो उसे एडवाइस देता है कि उन्हें उस 0 नंबर पर कॉल करके उस किलर से बात करनी चाहिए, नहीं तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। काइको के पूछने पर भी इससे ज्यादा क्योची उसे कुछ नहीं बताता है। एक पल के लिए तो काइको को यह भी शक हुआ था कि कहीं वो किलर क्योची तो नहीं है, क्योंकि उसके अलावा किसी और को ड्रीम में जाना नहीं आता है। इस बारे में काइको सोच रही थी कि तभी वाका उसे कॉल करके बताता है कि उसने 0 नंबर पर कॉल करके उसी किलर से बातें की है। उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो पुलिस है, बस उसने ये बोला है कि वो उसके मन का दर्द समझ सकता है। अब वो फिर से किलर के साथ में बात करेगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। अचानक से वाका का कॉल नेटवर्क की वजह से कट हो जाता है और यहाँ पर काइको को समझ में आ गया था कि वाका की जान खतरे में है। नेक्स्ट टाइम वाका जब भी सोएगा तो वो किलर उसके ड्रीम में ही उसे जान से मार देगा और काइको ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी। वो तुरंत घर से निकलती है और ओइशी को वाका के ऊपर नजर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, पर यहाँ पर ओइशी इस केस को मजाक में लेता है और इसीलिए वो काइको की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर इसके बाद काइको क्योची को कॉल करके उसकी हेल्प मांगती है ताकि वो अपनी स्पिरिट को वहाँ के ड्रीम में भेजे और किलर के अटैक करने से पहले वाका को बचा ले, साथ ही उस किलर का भी पता लगाए। पर अभी भी क्योची अपनी लाइफ के डिप्रेशन में फंसा हुआ था। इधर काइको पुलिस स्टेशन जाकर देखती है कि वाका बिल्कुल नॉर्मली सो रहा है और इसलिए वो वहीं पर बैठकर वाका के ऊपर नजर रखने लगती है ताकि वाका किलर की वजह से खुद को हार्म न कर सके। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद में क्योची डिसाइड करता है कि वो पुलिस की हेल्प करेगा और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। और तब नेबर्स के बच्चे उसे जिंदा वापस अपनी बॉडी में आने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ देर के बाद में क्योची पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ पर उसे काइको से पता चलता है कि वाका 2 घंटे से सो रहा है। काइको से कहता है कि वो किसी भी ड्रीम में घुस तो सकता है, लेकिन उनके नाइटमेयर को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। इस प्रोसेस से लोगों को हेल्प तो मिलती है, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग होता जाता है और एक पॉइंट पर कभी कभी वो और ड्रीमर दोनों पागल हो सकते हैं और इसीलिए वो लास्ट टाइम वाका को बचाने के लिए उसके ड्रीम में एंटर करेगा। फिर इसके बाद में क्योची वाका की बॉडी को टच करता है उसके ड्रीम में जाने के लिए। तभी क्योची वाका से कुछ सवाल पूछता है और नींद में उसका जवाब देने लगता है। उसके बाद में हम वाका की स्पिरिट को उसके ड्रीम में देखते हैं, जहाँ पर वो चिल्ला कर रोते हुए बोल रहा था कि उसे अपनी लाइफ से नफरत है और वो डिप्रेशन में है और वो अपनी जान लेकर इस जिंदगी से आज़ाद होना चाहता है। और ये सारी बातें वो रियल वर्ल्ड में बोल रहा था। और उसकी बातें सुनकर काइको और क्योची को बहुत शौक लगता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वाका के मन में कभी भी सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। यहाँ पर ड्रीम में वाका एक ग्लास के टूटे बोतल से अपना गला काटकर अपनी जान लेने वाला था कि तभी वही किलर पहले की तरह इनविजिबल फोर्स में आकर वाका के ऊपर अटैक करता है। इस दौरान वाका के हाथ में कट लग जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। वो किलर ऐसे ही कई बार वाका के ऊपर अटैक करता है और इस दौरान वो नोटिस करता है कि किलर खुद भी जख्मी है और खून में लथपथ है। ये सब देखकर वाका किलर से बचकर भागने लगता है और उसे एक साइकिल मिलती है, तो वो उसी को चलाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन किलर अभी भी उसके पीछे था और इस समय पर किलर इनविजिबल नहीं था। किलर फिर से उसके ऊपर अटैक करता। उससे पहले वाका के ड्रीम में क्योची एंटर कर चुका था, जो कि किलर को पकड़ लेता है। किलर को टच करते ही क्योची को अपने चाइल्डहुड का वही डिप्रेसिंग टाइम याद आता है जब उसकी माँ को भयानक नाइटमेयर आते थे और इस वजह से उसकी माँ पागल हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में किलर क्योची की स्पिरिट पर भी अटैक करने लगता है और इन सब की वजह से क्योची की स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड से पानी के रास्ते होते हुए वापस अपनी बॉडी में आ जाती है। और उधर किलर ने वाका पर बुरी तरह अटैक कर दिया था, तो इसीलिए असली दुनिया में भी वाका चाकू से खुद पर ही अटैक करके खुद को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। उसका गला पूरी तरीके से कट चुका था और उसकी बॉडी पूरी जख्मी हो चुकी थी और वो पूरा खून से लथपथ था। वाका का खून नीचे के फ्लोर पर सो रहे ओइशी पर पड़ता है और जब वाका की हालत देखता है तो शॉक्ड था। काइको के कहने पर वो एम्बुलेंस बुलाने बाहर भागता है, लेकिन किसी तरह काइको ने वाका के हाथ से चाकू छीन लिया था। तब वाका उसे बताता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो अंदर से टूट चुका है और वो अपनी जान लेना चाहता है। उसे अपने डिप्रेशन के बारे में खुद ही नहीं पता था और अगर उसे पता होता तो कभी भी किलर को कॉल नहीं करता। अचानक वाका खुद खड़ा होता है और इस बार उसकी बॉडी में अपने आप कट लग रहा था और खून भी निकल रहा था। फिर वो फर्स्ट फ्लोर से अपने आप नीचे गिरकर मार जाता है, क्योंकि उसके ड्रीम वर्ल्ड में किलर उसकी स्पिरिट पर अटैक कर रहा था और रियल वर्ल्ड में वाका की बॉडी पर उसका असर हो रहा था। वाका के ऐसे अचानक मौत से काइको पूरी तरीके से शॉक्ड थी, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाए। फिर इधर हम फाइनली उस किलर को देख पाते हैं और ये वही पर्सन था जिससे यूकी कॉल पर बात कर रही थी। किलर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी बॉडी में कोई जख्म का निशान नहीं था, पर उसे क्योची को लेकर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर उसने कैसे वाका के ड्रीम में एंटर किया। उसे लगता था कि उसके अलावा और किसी के पास भी ये पावर नहीं है। फिर अगले दिन काइको हॉस्पिटल में क्योची को देखने जाती है, क्योंकि वाका के ड्रीम में किलर से लड़ते टाइम क्योची भी जख्मी हुआ था
और इस टाइम कोइची नींद में था और अपनी माँ को याद कर रहा था। साथ ही उसे जापान के डिप्रेस्ड लोगों की बातें भी सुनाई दे रही थी जो कि अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी जान देना चाहते थे। अपने सपने में क्योजी उन लोगों का फेस डेमोनिक तरीके से चेंज होते हुए देखता है। ये लोगों के अंदर के बुरे रूप को रिजेंबल करता है जो कि लोगों को कमजोर बनाता था और उनके दिमाग में मारने की बात लाता था। फिर कीको उस ब्रिज पर जाती है जहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में वाका की स्पिरिट पर किलर ने अटैक किया था। उस जगह पर वही साइकिल और वाका का खून लगा हुआ था। तभी काइको को वही रेड ड्रेस पहने लड़की नजर आती है और वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की अचानक से कहीं पर गायब हो गई थी। पर ये बस काइको का एक सपना था। वो तो इस टाइम अपने घर पर थी जहाँ पर उसे वही रेड ड्रेस पहने लड़की नजर आती है और ये लड़की बिल्कुल उसी की तरफ दिखाई दे रही थी और लड़की अपना ही गला दबाकर खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी। तभी काइको को अपने सामने क्योची की स्पिरिट नजर आती है और तब उसे समझ में आता है कि वो अब तक सपना ही देख रही थी। क्योची ने उसके ड्रीम में एंटर किया है उसकी पास्ट की बातें जानने के लिए, लेकिन काइको के ड्रीम में एंटर करके क्योची को ये पता चल चुका था कि पास्ट में काइको बहुत ही बुरे टाइम से गुजरी थी और एक समय पर वो भी अपनी जान लेने की बातें कर रही थी। और वो रेड ड्रेस पहने लड़की पास्ट की काइको है जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में काइको को याद करती है। फिर इसके बाद में काइको क्योची से रिक्वेस्ट करती है उस किलर को पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस के लिए उस किलर को पकड़ना पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्योची अब इन सब में फंसना नहीं चाहता था, इससे उसकी लाइफ को भी खतरा हो रहा था और ये सब जानकर भी काइको उसे फिर से खतरे में डाल रही थी। तो इसीलिए वो काइको से नाराज भी होता है। अब जो भी हो, क्योची को किसी के ड्रीम में मरना नहीं था। उसकी बात सुनकर काइको उस किलर को कॉल कर ये कहती है कि वो अपनी लाइफ से परेशान है, वो सुसाइड करना चाहती है। उसे पता था कि अगर काइको खुद को किलर के जाल में फंसाने जाएगी तो क्योची उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा और इस बार वो किलर को पकड़ भी पाएंगे। क्योची उसे किलर से बात करने से रोकने के लिए आता है, लेकिन कमजोरी की वजह से क्योची बेड से गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर इधर किलर काइको के साथ में माइंड गेम खेल रहा था और अपनी बातों से उसकी जान लेने के लिए मोटिवेट कर रहा था। उसकी बातों से काइको को भी डर लग जाता है और वो फोन काट देती है। अब काइको को पता था कि जब अगली बार वो सो जाएगी तो किलर उसके ड्रीम में एंटर करके उसे जान से मार देगा। तो इसलिए हॉस्पिटल से जाने से पहले वो क्योची से रिक्वेस्ट करती है कि जब भी वो सो जाए तो क्योची उसके ड्रीम में एंटर करके उसे किलर के हाथों से मरने से बचा ले। लेकिन क्योची के मुताबिक काइको को पता भी नहीं है कि वो किस भयानक नाइटमेयर में फंसने वाली है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि रियल वर्ल्ड में वो दोनों खुद ही अपनी जान देकर शांति से मर जाए। ये कहकर वो खुद काइको गला दबाने लगता है और काइको को भी उसका गला घोटने को कहता है। तब काइको उससे पूछती है कि आखिर उसके चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था कि वो मौत से इतना ऑब्सेस्ड है। ये सुनकर क्योची कुछ जवाब नहीं देता है और गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। अब रात को पुलिस स्टेशन में काइको, यूकी, वाका और जिन के मर्डर के फोटोज देख रही थी और खून भरे फोटो देखकर उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। तभी वहां पर ओइशी आता है जिससे उसे पता चलता है कि डिपार्टमेंट के लोगों ने फाइल में वाका की मौत को आत्महत्या लिखा है और उसी को फाइनलाइज किया है। पर वाका की हालत ओइशी ने खुद अपने आंखों से देखी थी और इसलिए अब उसे यकीन हो चुका था कि किलर लोगों के सपने में एंटर करके उससे मार रहा है। इसलिए अब वो चाहता था कि किलर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तब काइको उसे किलर को कॉल करने की बात कहती है और अब वो तब तक नहीं सो सकती थी जब तक कि किलर पकड़ा न जाए, नहीं तो वो भी मारी जाएगी। तो इसीलिए वो ओइशी से किलर को ढूंढने की बात कहती है। उसके बाद में वो घर जाकर सभी चाकुओं और शार्प ऑब्जेक्ट एक जगह पर लॉक करके रख देती है ताकि वो नींद में खुद को हार्म न करें। ऊपर से नींद आने के लिए वो थोड़ी थोड़ी देर में कॉफी भी पी रही थी। फिर वो किलर को भी कॉल करती है और किलर उसे आज रात को उसके साथ अपनी जान देने के लिए कहता है और काइको इसके लिए उसे हाँ भी कह देती है। किलर काइको के साथ में फिर से अपनी बातों से माइंड गेम खेल रहा था जिससे कि काइको को बहुत ही नींद आने लगी थी और इसीलिए वो उसका कॉल काट देती है। फिर इधर किलर अपने घर में काइको को कैसे मारेगा इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ काइको को अपने पिलो के नीचे एक छोटा सा चाकू मिलता है, लेकिन उसे तो याद नहीं था कि उसने कब उस चाकू को वहां पर रखा। पर इससे हमें समझ आ जाता है कि जब किलर फोन पर काइको के साथ में माइंड गेम खेल रहा था तब काइको ने खुद ही उस चाकू को वहां पर रखा होगा और उसे याद भी नहीं था। तब वो अपने सामने किलर को हेलुसिनेट करती है जिसकी नाक से खून निकल रहा था और वो काइको को सोने के लिए कह रहा था। फिर इसके बाद में काइको अपने घर से बाहर जाती है ताकि बाहर के शोर शराबा से उसे नींद न आए। किलर के हाथों मारे गए उन डेड बॉडीज को देखकर काइको यही बोल रही थी कि उसे मरना नहीं है, उसे अपनी लाइफ जीनी है। फिर दूसरी तरफ क्योची अपने पास्ट के टाइम की रेड फॉक पहनकर काइको को हेलुसिनेट करता है जो उसे उसके चाइल्डहुड के ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट को याद करा रही थी और उसके साथ साथ उसे भी उसकी जान देने के लिए कह रही थी, क्योंकि पास्ट के समय में जो काइको थी वो खुद भी अपनी जान देना चाहती थी। और एक पल के लिए तो अपने दुखों को याद करके क्योची पास्ट की काइको के हाथों मरने के लिए भी रेडी था, पर सही समय पर वो संभल जाता है और काइको को खुद से दूर कर देता है। इधर काइको अपने घर में आती है और किलर को कॉल करके कहती है कि उससे मरना नहीं है, वो एक डिटेक्टिव है और उसे पकड़ने के लिए उसने ये सब खेल खेला है। तभी किलर उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है कि उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ
जिसके दुख से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया है और इसलिए वो खुद को मारना चाहता है। अब वो अकेले नहीं मरना चाहता था, तो इसलिए वो इंटरनेट पर डिप्रेस सुसाइड करने वाले लोगों को ढूंढने लगता है और इस दौरान उसे यूकी मिली जो कि उसके साथ में मरना चाहती थी। किलर ने जब खुद को हार्म किया तो वो अचानक यूकी के ड्रीम में जा पहुंचा, जबकि उसने बस यूकी से फोन पर बात की थी और यूकी के ड्रीम में ही उसने यूकी की स्पिरिट पर अटैक करके उसे ब्रूटली मार दिया था। फिर अगले दिन जब वो नींद से उठता है तो उसके सभी जख्म के निशान मिट चुके थे और न्यूज़ पर यूकी के मरने की न्यूज़ आ रही थी। तब उसे समझ में आया था कि उसकी स्पिरिट किसी के भी ड्रीम में एंटर कर सकती है और किसी भी इंसान को मारने के बदले उसके सभी जख्म ठीक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किलर से बात करते करते काइको कप्पी सो गई थी और अभी उसकी स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड में फंस चुकी है। वो कोशिश करती है खुद को जगाने की, लेकिन उसकी स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रही थी। एक बार काइको खुद को पास्ट टाइम के उसी रूप में पाती है, रेड फ्रॉक पहने हुए, और इस समय वे कॉलेज के लैब में थी। तब तक किलर भी खुद को हार्म करके अपनी स्पिरिट काइको के ड्रीम में भेज देता है और किलर की स्पिरिट काइको को मारने के लिए उसे ढूंढने लगती है। तभी काइको अपने सामने प्रेजेंट टाइम की काइको को देखती है, जो कि उससे पूछती है कि कौन से टाइम में तुम्हारे अंदर ये थॉट्स आने लगे थे। तब काइको बोलती है कि पास्ट में वो कमजोर थी और उसे सभी लोग बुली करते थे, तो इसीलिए वो अपनी जान लेना चाहती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और अब वो खुद को मारना नहीं चाहती है। ये सब कहकर काइको की स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड से होते हुए पानी के रास्ते अपनी बॉडी में वापस आना चाहती थी, लेकिन किलर उसे जाने नहीं देता है और फिर से खुद को उसी लैब में पाती है। तभी काइको किलर की स्पिरिट को सामने देखती है, जहाँ पर किलर ने खुद को बहुत ही ब्रूटली हार्म किया हुआ था और उसने अपनी स्किन तक काट कर उतार ली थी। उसे देखकर काइको एक छोटी सी टनल में छुप जाती है। किलर जब खुद को खोल नहीं पाता है तो वो डोर को बाहर से लॉक करके वेंटिलेशन के रास्ते उस टनल के अंदर आने की कोशिश करता है। तब काइको वहां पर कुछ लकड़ी को लगा देती है, जिससे कि किलर अंदर नहीं आ पाता है और तब किलर दूसरे वेंटिलेशन से टनल के अंदर आने की कोशिश करता है। एक समय पर काइको टनल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन किलर ने तो पहले ही डोर के दरवाजे लॉक कर दिए थे और अब काइको पूरी तरीके से किलर के जाल में फंस चुकी थी। वो किलर काइको को मारने वाला था कि तभी क्योची की स्पिरिट काइको के ड्रीम में एंटर करती है और वो किलर के सामने आती है। तब भी किलर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और खतरे को देखकर क्योची की स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड से पानी के रास्ते होते हुए अपनी बॉडी में वापस जा रही थी, लेकिन एक समय पर उसकी स्पिरिट रुक जाती है और अपने चाइल्डहुड के उसी टाइम को याद करती है जब उसकी माँ नाइटमेयर की वजह से पागल होकर उसका गला दबाकर उसे मारने वाली थी। ये सब देखकर क्योची की स्पिरिट वापस काइको के ड्रीम में एंटर करती है और इस बार उसकी बातचीत उस किलर से होती है। अभी किलर के सभी जख्म भर चुके थे क्योंकि उसने क्योची को हार्म कर दिया था। किलर क्योची को उसके साथ हाथ मिलाने को कहता है क्योंकि दोनों के पास में किसी भी ड्रीम में एंटर करने की सेम पावर थी। इस तरह दोनों मिलकर किसी को भी उसके ड्रीम में मार सकते थे और सबसे पावरफुल बन सकते थे। इस तरह दोनों अपना गुस्सा कम करके अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते थे। लेकिन क्योची उसका जैसा नहीं बनना चाहता था। उसने अपनी पावर लोगों की भलाई के लिए यूज की थी और उसके जैसे लोगों को मारने के लिए नहीं। फिर क्योची किलर की स्पीड पर अटैक करके उसके दिमाग को खोलता है और इस तरह वो किलर के ड्रीम वर्ल्ड में घुसकर उसके डिप्रेशन को जानना चाहता था। तब उसे पता चलता है कि उस किलर के 2 बच्चे थे जो कि एक दिन स्कूल के एक टनल में घुसकर खेल रहे थे। तभी एक टीचर ने उस टनल का डोर बाहर से लॉक कर दिया था। उसकी बेटी टनल का डोर खोलने की कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में उसके सर में कील घुस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसका बेटा भी वहां से निकल नहीं पाया था और मारा गया था। इसके बाद में किलर डिप्रेशन में चला गया था और उसके माइंड में आत्महत्या के थॉट्स आने लगे थे। ये सब बातें याद करते ही किलर गुस्से में पागल हो जाता है और चाकू से क्योची के ऊपर अटैक करने लगता है। क्योची किसी तरह उसके वार से बचने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान क्योची काइको और किलर को अपनी लाइफ की सभी बातें याद आने लगती है। इधर काइको की स्पिरिट ड्रीम वर्ल्ड से पानी के रास्ते होते हुए रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी में जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन जब तक किलर और क्योची उसके ड्रीम में है उसकी स्पिरिट वापस उसकी बॉडी में नहीं जा सकती थी। तो वहीं किलर ने काइको को अभी तक नहीं मारा था और फिर से उसकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी पहले की तरह जख्मी होने लगती है। अब काइको को बचाने के लिए क्योची किलर से कहने लगता है कि वो जिंदा नहीं रहना चाहता है और उसे अपनी लाइफ से आज़ादी चाहिए। उसे भी अपनी जान लेना है ताकि किलर काइको को छोड़कर उसे मारे, क्योंकि वो किलर ड्रीम में सिर्फ उसी की जान ले सकता है जो कि उसे खुद मारने के बारे में कहेगा। तब काइको भी क्योची को बचाने के लिए कहती है कि वो क्योची के साथ में अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि क्योची मरे। इस वजह से किलर क्योची को भी नहीं मार पाता है क्योंकि क्योची की लाइफ में कोई ऐसा था जो कि उसे जिंदा रखना चाहता था और ऊपर से उसके नेबर भी उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता था जो कि अकेले हो और उसके लिए कोई प्रेयर न करे, जो खुद अपनी जान देना चाहते हैं। अब ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करने से पहले किलर ने खुद को बहुत ही ब्रूटल तरीके से हार्म किया था और उसकी बॉडी हॉस्पिटल में थी और उसकी स्पिरिट क्योची के ड्रीम में थी। अब जब किलर दोनों को ही मारकर अपने जख्म नहीं भर सकता था तो रियल वर्ल्ड में भी उसकी बॉडी दम तोड़ देती है
और उसकी स्पीड ड्रीम वर्ल्ड में ही फंसकर खत्म हो जाती है, क्योंकि किलर का जितना ही बड़ा जख्म हो वो तभी पहले जैसा ठीक हो सकता था जब वो ड्रीम वर्ल्ड में किसी की जान ले। अब इन सबके बाद में क्योइची और काइको दोनों सेफ थे और उनकी बॉडी में उनकी स्पीड वापस आ चुकी थी। फिर इस केस को लेकर पुलिस काइको की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और वो भी किसी को समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रही थी, तो इसलिए आखिर में सभी मर्डर को आत्महत्या कहकर उनकी फाइल को बंद कर दिया जाता है। तो वहीं पर बात रही क्योइची और काइको की, तो उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल चुका था और इस तरह दोनों अपना अकेलापन भी दूर कर पाएंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।